तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विस्तृत एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज पूरी तरह से आधिकारिक सरकारी रिकॉर्ड्स और कानूनों के आधार पर मध्य प्रदेश के एक सिविल सेवक के पूरे जीवन चक्र को डिकोड किया जाएगा। मतलब बिल्कुल बुनियादी स्तर पर जाकर समझेंगे कि एक प्रशासनिक अधिकारी की ज्वाइनिंग से लेकर उसके रिटायरमेंट तक कौन से नियम उसकी दिनचर्या को कंट्रोल करते हैं। ये यकीनन एक बेहद दिलचस्प कानूनी सफर होने वाला है। और अगर हम इस पूरे कानूनी ढांचे के विकास को एक टाइमलाइन पर रखें तो ये कुछ ऐसा दिखता है। 1961 में सेवा की सामान्य शर्तों के साथ सबसे पहले नींव रखी गई। फिर 1966 में अनुशासन तय करने वाले सीसीए नियम आए। इसके बाद 1976 में पेंशन और 1977 में छुट्टी यानी अवकाश नियम बनाए गए। सच कहा जाए तो यही वो मजबूत बुनियाद है जो किसी भी अधिकारी के पहले दिन से लेकर रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी तक सब कुछ तय करती है। इन भारी भरकम कानूनी संहिताओं को आसानी से समझने के लिए हम इस पूरे सफर को इन 6 मुख्य पड़ावों में बांटने वाले हैं। बुनियादी ढांचे से शुरुआत करके छुट्टियों के नियम, अनुशासन और आखिर में पेंशन तक का सफर। तो आइए पहले और दूसरे पड़ाव से शुरुआत करते हैं, सिविल सेवा का ढांचा और प्रवेश यानी वर्गीकरण और प्रोबेशन। अब देखिए 1961 के नियम पूरे राज्य मशीनरी को किस तरह से बांटते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प है। इस तालिका को ध्यान से देखें। राज्य के पूरे सिस्टम को स्पष्ट रूप से 4 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम और द्वितीय श्रेणी के शीर्ष अधिकारियों से लेकर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तक ये पदानुक्रम प्रशासन की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। लेकिन एक मिनट रुकिए, सेवा में प्रवेश मिल जाना ही सब कुछ नहीं है। 1961 के नियम बिल्कुल साफ करते हैं कि ये एंट्री पूरी तरह से सशर्त है। कोई भी नया अधिकारी यानी प्रोबेशनर बहुत सख्त निगरानी में रहता है। अगर विभागीय परीक्षा पास नहीं की या काम के लिए अनफिट पाए गए तो सेवाएं वही खत्म। सीधी सी बात है, ये सुनिश्चित किया जाता कि केवल सबसे योग्य लोग ही स्थायी प्रशासन का हिस्सा बने। आगे बढ़ते हैं तीसरे पड़ाव की तरफ, अवकाश नियम और कल्याण यानी एक्टिव सर्विस के दौरान मिलने वाले अधिकार। नौकरी में आने के बाद 1977 के नियम कई तरह की छुट्टियों का अधिकार देते हैं। इसमें अर्जित अवकाश और मातृत्व अवकाश तो हैं ही, साथ ही विशेष निःशक्तता अवकाश का भी बेहतरीन प्रावधान है जो ड्यूटी के दौरान लगी चोटों को कवर करता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, कम्यूटेड लीव को रिटायरमेंट से ठीक पहले इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ही स्मार्ट नियम है जो सिस्टम के दुरुपयोग को रोकता है। खैर, इन किताबी नियमों को थोड़ा असल जिंदगी से जोड़कर देखते हैं। ये समझने के लिए कि ये कल्याणकारी फंड असल में काम कैसे करता है, शासकीय होलकर विज्ञान महाविद्यालय इंदौर के 2017 से 2022 तक के लेजर का उदाहरण एकदम सटीक बैठता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 29,85,033 रुपए। जी हां, 2020-21 के चक्र में केवल एक अधिकारी को किया गया ये जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ का भुगतान है। ये भारी भरकम आंकड़ा इस बात का ठोस सबूत है कि ये नियम केवल फाइलों में धूल नहीं खा रहे हैं, बल्कि सरकारी संस्थानों में इन निधियों का बहुत ही सक्रिय रूप से उपयोग हो रहा है। चलिए अब आते हैं चौथे और बेहद अहम हिस्से पर, आचरण, नियंत्रण और दंड। क्या होता है जब कोई नियम तोड़ता है? ये सवाल अक्सर उठता है। स्क्रीन पर दिख रही ये राज्य की मोहर 1966 के वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियमों को एक आधिकारिक और सर्वोच्च दस्तावेज बनाती है। भ्रष्टाचार, कदाचार या किसी भी तरह के नैतिक पतन से सख्ती से निपटने के लिए ही इसे तैयार किया गया था। अब रूल 10 में सजा को 2 बिल्कुल साफ हिस्सों में बांटा गया है। एक तरफ लघु दंड हैं, जैसे चेतावनी देना या इंक्रीमेंट रोक देना, जो मूल रूप से सुधारने के लिए होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हैं दीर्घ दंड, जैसे कि सेवा से ही बर्खास्त कर देना। ये न सिर्फ मौजूदा नौकरी खत्म करता है, बल्कि भविष्य के सरकारी रोजगार के दरवाजे भी हमेशा के लिए बंद कर देता है। कोई गुंजाइश नहीं। और यहाँ 1966 के नियमों में एक बहुत ही बेहतरीन और प्रगतिशील बदलाव देखने को मिलता है। यौन उत्पीड़न के मामलों में नियम अब ये स्पष्ट ताकत देते हैं कि विभाग की आंतरिक शिकायत समिति को ही पूर्व जांच प्राधिकारी माना जाएगा। मतलब प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए कानून ने खुद को समय के साथ अपडेट किया है। हमारा 5वां पड़ाव है अनुशासनात्मक प्रक्रिया। सजा देने से पहले के वे कौन से कदम हैं जो प्राकृतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं? देखिए, रूल 16 एक तरह का सुरक्षा कवच है। किसी को भी रातों रात नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। एक सख्त स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया है। पहले नोटिस दिया जाएगा, फिर आरोपों का लिखित विवरण मिलेगा, उसके बाद निष्पक्ष जांच होगी जहां बचाव का पूरा मौका दिया जाएगा। इसे ही तो हम प्राकृतिक न्याय कहते हैं।
ताकि कोई भी अधिकारी किसी अधिकारी की मनमानी का शिकार ना हो। और आखिरकार हम इस जीवन चक्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंच ही गए हैं, पेंशन नियम और सेवानिवृत्ति। एक बहुत बड़ा मिथक है कि रिटायरमेंट की पार्टी के बाद सारी जवाबदेही खत्म हो जाती है। बिल्कुल नहीं। 1976 के पेंशन नियमों के नियम 8 और 9 राज्यपाल को ये असाधारण अधिकार देते हैं कि अगर रिटायरमेंट के बाद भी किसी गंभीर अपराध या कदाचार का खुलासा होता है तो पूरी की पूरी पेंशन रोकी या वापस ली जा सकती है। हालांकि इसमें एक बहुत ही शानदार संतुलन रखा गया है। एक तरफ कड़ा आर्थिक दंड है, लेकिन तानाशाही को रोकने के लिए राज्य लोक सेवा आयोग से सलाह लेना अनिवार्य है। और सबसे बड़ी बात, चाहे कितनी भी पेंशन क्यों ना रोक ली जाए, उसे एक बेसिक न्यूनतम पेंशन से कम नहीं किया जा सकता। ये कानून के सख्त होने के साथ साथ मानवीय होने का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो ये पूरा एक्सप्लेनर हमें क्या बताता है? प्रोबेशन की सख्ती से लेकर छुट्टियों के आराम और फिर रिटायरमेंट के बाद तक लटकती हुई जवाबदेही की तलवार। ये पूरी व्यवस्था सिविल सेवकों को समर्थन देने और साथ ही अनुशासित रखने के लिए ही बुनी गई है। क्या सुरक्षा और जवाबदेही का ये जाल वाकई एक परफेक्ट संतुलन बनाता है? ये जरूर एक ऐसा सवाल है जो ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि दशकों पुराने ये नियम प्रशासन के भविष्य में खुद को कैसे ढालेंगे।